हेलो, आज के इस प्रैक्टिस सेट में 2021 के जेपीएससी पेपर में जो साइंस के सवाल आए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर डिपेंड ऑन। हवा में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। क्या यह ताप, दाब और घनत्व से मुक्त यानी कि स्वतंत्र होता है? या ऑप्शन सी टेम्परेचर, या ऑप्शन डी प्रेशर। तो जो आपका ऑप्शन ये है डेंसिटी वो सही है। जो प्रकाश की चाल है वो घनत्व पर निर्भर करती है। यदि आपका घनत्व ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कहाँ? निर्वात में। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि जैसे जैसे हम डेंसर माध्यम में जाते हैं वैसे वैसे आपका प्रकाश का चाल भी कम होते जाता है। जैसे हवा में इससे कम होता है, फिर इससे भी कम कांच में होता है। कांच में प्रकाश की चाल इससे भी कम होता है क्योंकि वहाँ डेंसिटी कांच का ज़्यादा है। तो डेंसिटी ज़्यादा होगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। इसलिए डेंसिटी ज़्यादा तो प्रकाश का चाल कम। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इंसेक्ट नहीं है, यानी कौन सा कीट नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है आपका स्पाइडर है, यानी कि मकड़ी है आपका, कीट के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये हाउस फ्लाई, बेड बग, मॉस्किटो ये सब इंसेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। इंसेक्ट का पहचानने का मेन जो लक्षण है वो है इसमें कि इसमें एंटीना होता है। क्या? एंटीना होता है। एंटीना होता है और इसमें विंग यानी कि पंख भी होता है। तो ये है आपका इंसेक्ट के पहचानने का नियम। तीसरा क्वेश्चन है कि लाइट इमिटिंग डायोड किस सिद्धांत पर काम करता है? तीसरा क्वेश्चन है कि लाइट इमिटिंग डायोड किस सिद्धांत पर? एलईडी क्या है? एलईडी एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें आप यदि करंट फॉलो करवाएंगे तो उसमें लाइट इमिट होगा, यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन होगा। तो एलईडी है सो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक डायोड पर नहीं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के सिद्धांत पर काम करता है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक डायोड का यूज़ है सो स्मोक डिटेक्टर, यानी कि शराब आदि पीता है और उसको चेक करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक डायोड का यूज़ किया जाता है। फिर आपका सोलर सेल में भी यूज़ किया जाता है। किसमें? सोलर सेल में भी सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। जबकि एलईडी में इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस का यूज़ किया जाता है, सिद्धांत इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस का। नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल कितने? 7 टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका एक हुआ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर एक आपका हो गया इंफ्रारेड, फिर एक आपका ऑप्टिकल रे, और फिर एक एक्सरे और गामा रे और यूवी रे, टोटल 7। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी दिया हुआ है सुपरसोनिक वेव, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुपरसोनिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कब होता है? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो प्रकाश की गति के बराबर होता है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज, यानी कि फैक्स और ईमेल में जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फैक्स में तो आपका एनालॉग सिग्नल का यूज किया जाता है। ये दोनों क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने का एक क्या कह सकते हैं उसको, डिवाइस ही है, फैक्स और ईमेल। तो इसमें फैक्स में आपका एनालॉग सिग्नल का यूज़ किया जाता है
और ईमेल में आपका डिजिटल सिग्नल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल बोथ। यदि सिर्फ फैक्स रहता तो एनालॉग सिग्नल होता, और यदि सिर्फ ईमेल होता तो आपका डिजिटल सिग्नल होता। अच्छा, फैक्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? फैक्स का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इसका फार अवे जेरोक्स। क्या? फार अवे जेरोक्स। ये भी डॉक्यूमेंट भेजने का यंत्र है, और ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी डॉक्यूमेंट आदि भेजने का यंत्र है। तो फैक्स में क्या होता है ना कि आप एक समय में एक ही जगह पर या तो भेज सकते हैं या तो रिसीव कर सकते हैं, जबकि ईमेल में ऐसा बात नहीं है। और इस फैक्स का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? अलेक्जेंडर बेन ने। किसने? अलेक्जेंडर बेन ने बहुत पहले ही 1843 ईस्वी में इसका आविष्कार कर दिया था। जबकि ईमेल के आविष्कार के विषय में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। भारत के शिवा यदुरई है, उन्होंने बोला कि हमने 1970 में ईमेल का खोज किया है, बट जो दुनिया ज़्यादातर लोग मानते हैं वो कि रे टॉमिल्सन ने। किसने? रे टॉमिल्सन ने इसका खोज किया है। तो इसके विषय में एक कंट्रोवर्सी है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि पौधे हैं सो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं दोस्तों? तो पौधे हैं सो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। किसमें? नाइट्रेट फॉर्म में। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि जो दलहनी या तिलहनी पौधे होते हैं उसके जड़ में एक राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन का बेसिक यूनिट क्या है? तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है क्यूबिट। क्यूबिट का पूरा फुल फॉर्म होता है क्वांटम बीट। क्वांटम बीट है सो आपका क्वांटम इंफॉर्मेशन का बेसिक यूनिट है। तो दोस्तों देख रहे हैं, मतलब जीपीएससी के क्वेश्चन में आपको बहुत सारा ऐसा सवाल मिलेगा जो साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ जो आपका क्वांटम इंफॉर्मेशन है वो क्यूबिट है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डजंट इंक्लूड। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में मेनली 3 सर्विस है। कौन कौन सा? एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का मेन जो एडवांटेज ये है कि आप किसी भी डाटा को अपना लोकल डिवाइस में, यानी कि आपके लोकल सिस्टम में बिना डाउनलोड किए ही उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का आज यूज़ बहुत ज़्यादा है। अमेज़ॉन, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो इसी सर्विस का यूज़ करता है। 9th नंबर क्वेश्चन है मैक्रोनी वीट का बॉटनिकल नेम क्या है? तो गेहूँ समझ के आप ट्रिटिकम स्टीवन समझेंगे कि इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा ट्रिटिकम स्टीवम, बट ऐसा नहीं। गेहूं के टोटल 7 प्रकार हैं। कितना? 7 प्रकार है। तो उसमें एक आता है आपका मैक्रोनी वीट, 7 स्पीसीज है गेहूं का। एक होता है आपका हेक्सापोलाइड स्पीसीज, एक होता है टेट्रापोलाइड स्पीसीज, एक होता है डायपोलाइड स्पीसीज। तो हेट्रापोलाइड में जो आपका कॉमन वीट आता है वो इसमें आता है हेक्सापोलाइड स्पीसीज में। किस में? हेक्सापोलाइड स्पीसीज में कॉमन वीट, जो इधर सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा यही गेहूँ उगाया जाता है, कॉमन वीट, या इसको ब्रेड वीट के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और इसका बोटनिकल नेम है आपका ट्रिटिकम स्टीवम। बट ये जो मैक्रोनी वीट है इसका बोटनिकल नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम, और ये आपका टेट्रापोलाइड स्पीसीज के अंतर्गत आता है। और दोस्तों डायपोलाइड में मात्र, हेक्सापोलाइड में 2 ठो स्पीसीज आ गया, टेट्रापोलाइड में 4 ठो आता है और डायपोलाइड में 1 आता है। डायपोलाइड में एक कौन आता है? इनक्रॉन वीट। कौन? इनक्रॉन वीट। और इस इनक्रॉन वीट का जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका ऑप्शन ये जो दिया हुआ है ट्रिटिकम मोनोकोकम। क्या? ट्रिटिकम मोनोकोकम। तो आप
और ये जो मैक्रोनी व्हीट है, मैक्रोनी व्हीट दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला गेहूँ है मैक्रोनी व्हीट। 5 से 8% ही उगाया जाता है और ये आपका सबसे हार्डेस्ट, यानी कि जितना सारा गेहूं का स्पीसीज है उसमें सबसे हार्ड होता है वो मैक्रोनी व्हीट ही होता है। 10th नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया में खोजा गया पहला हर्बिसाइड कौन है, यानी कि दुनिया में खोजा गया पहला शाकनाशी कौन सा है। तो ऑप्शन सी 2,4-D दुनिया में खोजा गया सबसे पहला हर्बिसाइड है और इसका खोज किसने किया था? WG टेम्पलामैन। WG टेम्पलामैन ने कब किया था? 1940 ईस्वी में। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब वियतनाम वार के समय एजेंट ऑरेंज नामक हर्बिसाइड का यूज़ किया था और उस हर्बिसाइड में क्या क्या मिलाया गया था? 2,4-D और 2,4-5-D। 2,4-D और 2,4-5-D जो ऑप्शन सी और डी दिया हुआ है, इन दोनों को एजेंट ऑरेंज में मिलाया गया था वियतनाम वार के समय। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्राउंड नट का सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। तो ग्राउंड नट का सबसे खतरनाक बीमारी आपका ऑप्शन सी टीका रोग। अच्छा, धान की सबसे डेडली रोग कौन सा है? खैरा रोग। खैरा रोग, और ये जिंक के कमी से होता है। और गेहूँ में आपका रस्ट रोग होता है, शम्ट रोग होता है गेहूँ में। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि मकई, आलू, गन्ना और मूंग का फसल चक्र कितने साल का होता है, यानी कि ये जो है मूंग, पोटैटो, शुगर कैन, मूंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन ऑफ कितने वर्ष के फसल चक्र का ये उदाहरण है। तो 2 वर्ष के फसल चक्र का ये उदाहरण है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, वंशानुक्रमण का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों ये जेपीएससी में आया हुआ सारा ऑप्शन चारों गलत था। इसका जो सही आंसर है वो जेपीएससी ने बाद में फिर रिवाइज भी किया था। इसका जो सही आंसर वो आपका थॉमस हंट मॉर्गन। किसने? थॉमस हंट मॉर्गन ने इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, मॉर्गन। दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है स्टोन और बर्बेरी, इन्होंने भी इस सिद्धांत को दिया था, बट इन्होंने इस विषय में कोई एविडेंस नहीं दे पाया था, जिसके कारण इसके सिद्धांत नहीं माना गया। फिर बाद में इन्होंने थॉमस हंट मॉर्गन ने मतलब पूरा एविडेंस के साथ इस सिद्धांत को पेश किया था। और ये जो मेंडल है, मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन जो ये दिया हुआ है आनुवांशिकता का पितामह। और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पौधे पर? तो मटर के पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। आपको एक सवाल पूछ रहे हैं कि मटर के पौधे का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 14th नंबर क्वेश्चन है कि हिग बोसन्स को और किस नाम से जाना जाता है। 14th नंबर क्वेश्चन है कि हिग बोसन को और किस नाम से जाना जाता है। तो हिग बोसन को आप गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पार्टिकल? गॉड पार्टिकल्स के नाम। हिग बोसन आपका फोटोन के जैसा ही कोई पार्टिकल्स है और इसको गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक ये जो पार्टिकल्स खोजा था उस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर है सो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा जो रेगिस्तान आदि में मिराज यानी कि मृग तृष्णा बनता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और जो आपका डायमंड का जो चमक है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही। फिर इसका प्रयोग आपका इंडोस्कोप में भी होता है। किसमें? इंडोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसे शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए यूज किया जाता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होने के लिए 2 महत्वपूर्ण शर्त है। क्या क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के घटित होने के लिए 2 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया आपका कि
जो लाइट आना चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि डेंसर टू रेयरर मीडियम। फिर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, किससे? क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये होना चाहिए। तो ये था टोटल दोस्तों 15th क्वेश्चन जो 2021 के जीपीएससी के पेपर में आया हुआ था। एक बार इसको हम क्विक रिवीजन कर देते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर हिग बोसन गोल्ड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। मेज पोटैटो शुगर कैन इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन ऑफ 2 ईयर। ग्राउंड नट में टीका रोग होता है। फर्स्ट हेर्बिसाइड 2H4D खोजा गया था। बॉटनिकल नेम ऑफ मैक्रोनिविट ट्रिटिकम ड्यूरम। क्लाउड कंप्यूटिंग में अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सर्विस नहीं शामिल होता है। बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन क्यूबिट है। नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं प्लांट? नाइट्रेट के फॉर्म में। फैक्स और ईमेल में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं है? सुपरसोनिक वेव। एलईडी वर्क किस पर करता है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के सिद्धांत पर। विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट? अ स्पाइडर। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन डेंसिटी। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।